Okay, some case study type questions. So open your copy and write first question. प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है ये. सुन लो स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, स्टेटमेंट सुन लीजिए, देन यू राइट द क्वेश्चन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन इन विच an object or a particle is thrown with some initial velocity near Earth's surface and it moves along a curved path under the action of gravity alone. ये पता ही आपको दो मोशंस का कॉम्बिनेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, मास horizontal as well as vertical. The path followed by projectile is called its trajectory, which is shown below. वो diagram बनाती हूँ. While resolving u into two components, we get u cos theta and u sin theta along two axes. मतलब normal वही है, ये case study question है. Diagram यही दिया हुआ है normal. ठीक है. Okay, now first question that you have to answer is, the example of such type of motion is, options are motion of car on a banked road, motion of boat in sea, a javelin thrown by an athlete, motion of ball thrown vertically upward. Which option will be correct out of these? हाँ, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा एग्जाम्पल कौन सा इन चारों में से? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ banked road, motion of boat in sea, a javelin thrown by an athlete, motion of ball thrown vertically upward. हाँ, जेवलिन की आ जाएगी यहाँ पे. जेवलिन जो है उसको जैसे फेंका तो कर्व्ड पाथ फॉलो करके नीचे गिरता है. ठीक है, अगर हम वर्टिकली आपको फेंकते हैं वो तो वर्टिकली वापस आ जाता है, वो फिर आप प्रोजेक्टाइल नहीं कहोगे इसको. हाँ. The second question है, the acceleration of an object in horizontal direction is, options are constant, decreasing, increasing, zero. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो कि क्या वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है या जीरो है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सेलरेशन? यस, इसका आंसर है कि कांस्टेंट. क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट मोशन, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप जिस मर्जी पॉइंट पे ड्रॉ कर लो वो u cos थीटा ही रहेगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक है. थर्ड है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट h इज. एक कंपोनेंट उसका कांस्टेंट है, दूसरा तो है ही है, वर्टिकल भी है ना. टोटल वेलोसिटी तो आपको वेरी कर ही रही है, तो उसकी वजह से मतलब उसमें जो चेंज है वो कांस्टेंट होगा. थर्ड है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट h इज, ऑप्शंस आर मैक्सिमम जीरो, डबल टू दैट ऑफ o और इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है वेलोसिटी का. ये तो आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हो. ठीक है, सो एट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट h इज जीरो. नेक्स्ट पार्ट इज अ क्रिकेट बॉल थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड. अब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आ गया. एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज with the horizontal, time taken by ball to return to the same level will be what? टाइम टेकन निकालना है. टू रिटर्न टू द सेम लेवल मतलब ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पे ही वापस आना, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलेंगे ना.
मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपने, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin theta by g. So you have to calculate time of flight here 2u sin theta by g. तो इसको कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर है 2.9 सेकेंड, नोट कर लो, आंसर होगा 2.9 सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अबव केस the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level will be what? थ्रोअर से लेके द पॉइंट वेयर इट रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब जहां पे ग्राउंड पे हिट कर रहा है वो डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। सो हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g ये आपकी अबाउट 69 मीटर आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट लिखिए, अल्ट्रासाउंड के ऊपर है ये, आपके वेव्स ऑसिलेशंस यूनिट का है। Ultrasound is an example of longitudinal wave having high frequency. These types of waves are one in which individual particles of medium execute SHM about their mean positions along the direction of propagation of the wave. Ultrasound is used to investigate the internal organs of a human body as it can penetrate into matter. Figure below shows how ultrasound is used to produce an image of heart. You know, that technique is called echocardiography, image of heart जब obtain करते हैं। चलो उसको छोड़ो, questions देखो क्या है। What is the frequency range of ultrasound? पता ही है आपको। Options है 20 kilohertz, 20 hertz, 20 kilohertz, less than 20 hertz, more than 20,000 hertz, more than 20,000 hertz, ठीक है। Second है, which of these can produce ultrasound? Bats, dolphins, porpoises, all of these. Bats, all of these, dolphins भी, porpoises भी, ये सभी। When ultrasound wave passes through a body, then particles in the body have motion in which direction? Options are forward and backward direction, parallel to direction of motion, perpendicular to direction of motion, D, both A and B, ठीक है। तो इसमें अब क्या आएगा आपका आंसर? When ultrasound wave passes through a body, particles in the body have motion in which direction? Sound क्या है? Longitudinal wave है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इसमें आ जाएगा, जस्ट अबाउट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेव। फोर्थ है, देयर आर स्मॉल बबल्स ऑफ गैस इन अ बॉडी, व्हेन द बॉडी इज केप्ट इन द पाथ ऑफ अल्ट्रासाउंड, देन व्हाट हैपेंस? बबल्स गेट एक्सपेंडेड, bubbles get contracted, both A and B, D part no change occurs। तो इसमें क्या होगा? इसमें आंसर है बोथ ए एंड बी, एक्सपैंड भी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे बबल्स। उसका रीजन क्या है? प्रेशर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, इन अ बॉडी दैट इज केप्ट अलोंग द पाथ ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये है, ठीक है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो विच uses the gas bubbles in which causes the gas bubbles in the body to expand and contract both। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड ऑफ वेवलेंथ 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये वेवलेंथ गिवन है, हैज अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड इन अ ह्यूमन बॉडी, इट्स फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी की ऑप्शंस दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर? वेव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वेव फॉर्मूला, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अरे ये तो इतनी बार यूज किया है हमने, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है,
ऐसे करके बना रहे हैं। दिस इज इलास्टिक लिमिट, लेबल किया हुआ है। दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें वही इलास्टिसिटी के ऊपर सारा टेक्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है वो देखो। इलास्टिसिटी इज शोन बाय मटेरियल्स बिकॉज इंटरएटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑप्शंस हैं, increase when a body is deformed, decrease when a body is deformed, remain same when a body is deformed, become non-zero when a body is deformed। तो इसका क्या आंसर आएगा? कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें? becomes non-zero when a body is deformed। ना increase ना decrease, they come into existence। पहले वो जीरो होते हैं in the absence of deforming forces। जब हम फोर्सेस लगाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्सेस आ जाते हैं ना, उनमें रिड्यूस हो जाते हैं। अब आप एक स्प्रिंग पड़ा है तो उसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया हुआ, तो वो एज सच उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं शो हो रही है। जब हम खींचेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, तब एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगी। रिस्टोरिंग फोर्सेस ट्राई टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ये रीजन होता है। सो बिकम नॉन जीरो व्हेन अ बॉडी इज डिफॉर्म। मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, लोड मतलब स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अ वायर कैन बियर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड व्हाट? अरे ये तो हमने ग्राफ में ही डिस्कस किया था, उसको मार्क भी किया था। नो, यील्ड पॉइंट नहीं होता। हाँ जी, एनीबडी आउट ऑफ यू? नहीं, वो तो दिया हुआ ये रहा। मैक्सिमम स्ट्रेस अ वायर कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ तो ब्रेक ही हो जाती है ब्रेकिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? ओ ए डैश? नो नो। हाँ जी, मानविया ने हैंड रेज किया, बोलो। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट? नो। तुषार आप बताओ। अल्टीमेट स्ट्रेस। यस, वेरी गुड। दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस। तीन फॉर्मूले नेम, तीन बताए गए थे। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मैक्सिमम स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। ये पॉइंट जो मार्क करवाया था कि एक फाइनल जर्क, ठीक है, जिसके बाद वायर टूट जाती है। So maximum stress a wire can tolerate without breaking is called tensile stress or ultimate stress of breaking. Without breaking मतलब before breaking एक ही चीज है, जो मर्जी लिख लो। अभी वायर टूटी नहीं, टूटने से पहले जो मैक्सिमम लोड उसने बियर किया उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद तो इट विल ब्रेक डेफिनेटली। चलो ये तो मैंने वैसे ही पूछा है। क्वेश्चन ये है, so when the length is reduced to half, when the length of wire is reduced to half of original length, what will happen to breaking stress? Question ये, ठीक है, what will happen to breaking stress when the length of wire is reduced to half? Options are will be double, will be half, will be 4 times, will remain the same। हाँ, स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट होगा? फॉर्मूला लगाओ। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर लेंथ कैसे आएगी बीच में? लेंथ के ऊपर डिपेंडेंस कैसे आएगी? सोचो। क्या? नहीं, एक मिनट, पहले देखो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंस है। स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स में तो नहीं आएगी लेंथ।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ आती है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर, वो तो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो इसका मतलब नो चेंज, इट विल रिमेन द सेम, स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन द सेम। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए अब क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg, लिखो लिखो, ये भी एक न्यूमेरिकल पार्ट है इसका। ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg, लेंथ l of elastic wire having area of cross section A becomes double the initial length, becomes double the initial length. On suspending a weight mg, the length L of elastic wire having area of cross section A becomes double its initial length. The instantaneous stress acting on the wire is, the instantaneous stress acting on the wire is, options are mg upon A, mg upon 2A, 2 mg over A and 4 mg over A. चलो इनसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। चलो ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ कैसे? देखो, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये भी तो एक चीज है ना कि जब हमारी वायर है उसको हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, उसकी लेंथ डबल हो गई तो थिन भी तो हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हाफ नहीं हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो हाफ हो जाएगा ना। वेट सस्पेंड किया है हमने उसकी वजह से। पहले पार्ट में क्या था हमारा, उस पार्ट में क्या था, मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसकी लेंथ को खुद ही कम कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे वेट सस्पेंड किया है और उसकी वेट की वजह से उसकी लेंथ डबल हो गई, वो वायर स्ट्रेच हो गई, खिंच गई है, तो अब उस वो थिन भी तो हो जाएगी ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा उसका, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पहले तो वायर को खुद हाफ किया गया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या है, mg लोड डालने पे वो वायर स्ट्रेच हो गई है तो उसकी लेंथ डबल होगी, तो थिन भी तो हो जाएगी ना। आप 10th में रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करते थे, याद है ना आपको? हाँ, तो इसमें एरिया जो है उसका हाफ हो जाएगा, तो लेंथ डबल होने पे एरिया हाफ हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जो 2 mg ओवर ए आंसर है। सो आंसर इज थर्ड पार्ट। सो ये आंसर इज थर्ड पार्ट। एक और एक्सटेंशन हो सकती है कि दो वायर्स, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा ब्रिटल ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप पे डिपेंड करेगा, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है। हाँ, इसकी स्लोप हमें यंग्स मॉडुलस देती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज मॉडुलस, ठीक है। सॉलिड्स के केस में वो यंग्स मॉडुलस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जैसे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो थ्योरी सारी दी हुई है, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखो। इन 4700 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 2 3 4 5, क्या आंसर होगा? इन 4500 व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स? 2। वो आपको पता है बाद वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी, तो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है टू डिटरमिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स साइंटिफिक नोटेशन इज,
a रेस्ट पर b, a इंटू 10 रेस्ट पर b, a इंटू 10 रेस्ट पर 2 और a इंटू 10 रेस्ट पर 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इनमें से है कौन सी? a इंटू 10 रेस्ट पर b। हम इस वे से साइंटिफिक नोटेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं आपको पता ही है ना, बेस नंबर इंटू 10 की पावर समथिंग। साइंटिफिक नोटेशन पूछ रहे हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो a इंटू 10 रेस्ट पर b। 4 कहाँ से है, यहाँ तो जनरल बात कर रहे हैं ना, तो ना 2 होगा ना 4 होगा, अकेला a रेस्ट पर b भी नहीं होगा, 10 की पावर होती है ना साथ में। नेक्स्ट इसका पार्ट वही है जो हमने अलग से एक न्यूमेरिकल किया हुआ है। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग इन व्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। करो कैलकुलेट और आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से राउंड ऑफ करना है। लिखो, मास है 5.74 ग्राम, 5.74 ग्राम इज द मास एंड वॉल्यूम इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। आपने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मास ओवर वॉल्यूम लगाइए, आपका 4.78 आएगा डिवाइड करके। अब मुझे ये बताओ आंसर रखना कितना है? आंसर डिवाइड करके 4.788 आता है। अब मुझे ये बताइए रखना कितना है? 4 नहीं, 4.8 रखोगे, 7 के बाद 8 है तो 7 का 8 नहीं बन जाएगा? राउंड ऑफ तो करना है ना आपके। देखो 5.74 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.2 में 2, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए आंसर में, तो 2 होनी चाहिए। 4.788 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के लिए 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शंस वर एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थी 4.9, 5.2, 4.8, 4.4, तो 4.8, 4.7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट है ये तो, है ना। 4.700 मीटर इक्वल टू 4700 millimeter. Here there is a change of significant number from 4 to 2 due to change in unit. पहले देखो 4.700 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है, ठीक है, ये मीटर में। 4700 मिलीमीटर में कितनी है? 2 है। और क्या 4.7 को आप 4700 मिलीमीटर लिख सकते हो? 4.700 मीटर को 4700 मिलीमीटर लिख सकते हो? पहले तो ये सोचो, लिख सकते हो क्या? 4.700 मीटर और 4700 मिलीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ चेंज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम 4 to 2 ड्यू टू चेंज इन यूनिट। मतलब चलो बाद में देखते हैं, पहले सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है 4700 मीटर इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻³ मीटर। Here there is change in number of significant numbers. देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में तो चेंज है। वो 4700 मीटर में कितनी है? 2। और 4.700 इंटू 10⁻³ मीटर में कितनी है? बेस नंबर में 4.700 में कितनी है? 4 है। तो कहते हैं इनमें जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज है, इसमें सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, ये करेक्ट है। डी पार्ट है चेंज इन यूनिट चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कंसिडर फॉलोइंग रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। All the non-zero digits are significant. All the zeros between two non-zero digits are significant. Terminal or trailing zeros in a number without decimal point are significant. Which of the above statements are correct or not? एक मिनट, ये मैं अगले क्वेश्चन पे आ गई।
पहले उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए पिछले की। पहला था चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट ऑप्शंस उन्होंने कहा है, हो भी सकती हैं ज्यादा, तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। डी बिल्कुल ही गलत थी, वो इसका रिवर्स था। डी थी चेंज इन यूनिट चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे नहीं होता, यूनिट चेंज करने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होता। अरे वो तो कह रहे हैं ना करेक्ट बताओ इनमें से कोई, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, उनको आपको पूछ रहे हैं इनमें से करेक्ट कौन सी। ए करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, बाकी सारी गलत है। वो कह रहे हैं 4 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर के चेंज की वजह से है, यूनिट की चेंज की वजह से। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पीछे आंसर देख लेते हैं, 4 का ए ही है। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट था कंसिडर फॉलोइंग रूल्स। कौन से रूल करेक्ट है इनमें से? पहला रूल सुनिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। करेक्ट है, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी ठीक है। थर्ड है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, मतलब जो एंड में जीरोस होती हैं, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये गलत है, वो हम काउंट नहीं करते। जैसे 4700 में वो बाद वाली जीरो विदाउट डेसिमल हम काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो 4700 में 2 हैं। तो which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of these 1 and 2 are correct. ठीक है, so 1 and 2 are correct out of these. तो ये आपको सोचना पड़ेगा इनमें से भी, ये वाले क्वेश्चन भी, और आप समझ लो कि एक तरह से न्यूमेरिकल्स ही हैं इनमें। कोई भी ले लो सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स जिनमें दिए हों असर्शन रीजन केस स्टडी, लाइब्रेरी, गो टू लाइब्रेरी एंड सी द बुक। ठीक है, तो आप उसमें से कर सकते हो, कोई भी देख सकते हो जिसमें दिए हों। ठीक है, चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कोलिजन के ऊपर एक करते हैं, कोलिजन के ऊपर। ठीक है, collision is an isolated event in which two or more colliding bodies exert strong forces on each other for a relatively short time. For a collision to take place, actual physical contact is not necessary. जैसे कि दो एटम्स, दो न्यूक्लियाई के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के बिना भी कोलिजन मानते हैं उसको हम। At the time of collision, the colliding objects are deformed and may be momentarily at rest with respect to each other. If initial velocities and final velocities of both the bodies are along the same straight line, then it is called one-dimensional collision or head-on collision. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस क्या हैं बताइए। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं, इन अलग है, इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल्टा टी इज कांस्टेंट। विच ऑफ अबव ऑप्शंस इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ दीज। बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में फाइनल के इक्वल होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन टाइम डेल्टा टी इज कांस्टेंट। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि एक ही करेक्ट है? बताइए। डेल्टा टी मतलब कोलिजन टाइम, जब कोलिजन हो रही है उस टाइम में सिर्फ एनर्जी कांस्टेंट रहती है कि हमेशा ही रहती है? सोच के बताओ। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि दोनों करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, यस। सिर्फ कोलिजन के टाइम नहीं, हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सेकंड क्वेश्चन है इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट फॉलोड।
Conservation of mechanical energy is not followed. Conservation of mechanical energy is followed. None of the above. मोमेंटम तो कंजर्व ही होती है, वो पहली गलत है। फिर मैकेनिकल एनर्जी टोटल, वो मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल टोटल भी कंजर्व्ड ही रहती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, मैकेनिकल तो कंजर्व्ड ही होती है। तो थर्ड इसका सी पार्ट करेक्ट होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज फॉलोड। वो तो होती है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, आपकी टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। थर्ड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 moving with velocity v1 collides with another particle at rest of equal mass. The velocity of second particle after elastic collision is 2v1 v1 minus v1 0। बताइए। बहुत, ये हमने अभी कल परसों की है डेरिवेशन, उसका ही स्पेशल केस है। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, मूविंग विद वेलोसिटी v1 कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल एट रेस्ट ऑफ इक्वल मास। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इज व्हाट? 2v1 v1 माइनस v1 और 0। देखो इक्वल मास हो, इलास्टिक कोलिजन हो, पार्टिकल इंटरचेंज नहीं कर लेते वेलोसिटी, तो अब सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी वो होगी जो पहली बॉल की थी बिफोर द कोलिजन, v1, ओनली v1, माइनस थोड़ी आएगा। एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, माइनस क्यों आएगा भाई? हमने कहा नहीं है कि एक्सचेंज कर लेती है वेलोसिटीज, ये रिवीजन टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन डाला था इसके ऊपर ही। हाँ, नहीं पहली रेस्ट पे पड़ी है, दूसरी रेस्ट पे पड़ी है। पहली उसको हिट कर रही है, दूसरी चल पड़ेगी, पहली रुक जाएगी। दूसरी किस वेलोसिटी से जाएगी? पहली की वेलोसिटी से। बिलियर्ड बॉल्स वाला सेम केस है ये। देखो ये भी नहीं आप बता पाए, है ना। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा लिखे, चलो टेस्ट में लिखे ही हुए थे, पेपर में भी लिखे होंगे, है ना। अच्छा चलो कल भी हम केस स्टडी करेंगे, और केस स्टडी वाला कोई बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, और रिवीजन टेस्ट देना कंपलसरी है। वंस अगेन